नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में तो कामकाज चला, लेकिन विपक्षी दलों के रुख के कारण राज्यसभा लगातार बाधित होती रही। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन की वापसी और किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर विपक्ष ने आज सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। वहीं दूसरी तरफ नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर भी विपक्ष आज दिन भर हंगामा करता रहा। इसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे और दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नागालैंड फायरिंग पर दुख जताते हुए कहा कि संदिग्धों की आशंका में यह घटना हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। 5 दिसंबर को नागालैंड के डीजीपी और कमिश्नर ने साइट का दौरा किया। एसआईटी को 1 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उधर नागालैंड में इस घटना के बाद कई संगठनों ने नागालैंड में लागू एएफएसपीए को तत्काल वापस लेने की मांग की है। अब सवाल ये है कि मुआवजे के मरहम से क्या ये अपराध कम हो जाएगा? क्या इस पूरे घटनाक्रम का दोषी सेना के जवानों को मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको संसद में अमित शाह का दिया गया जवाब सुनाते हैं। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी।
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने घटना की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की है। सीएम ने वादा किया है कि ये एसआईटी घटना के विस्तार से जांच करेगी और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इसके अलावा सीएम ने घटना में मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि नागालैंड के छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों ने केंद्र और राज्य सरकार से एएफएसपीए हटाने की मांग की है। होम मिनिस्टर से बात किया, वो उन लोग का बहुत सीरियस से ले रहा है। उन लोग को एक कृषि का 11 लाख दिया और भी 5 लाख दिया और इंजर्स को 50,000 दिया। एसपीए तो ये जो हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ, सो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर कंट्री। देयर कैन बी मेनी लॉज व्हिच कैन हैंडल, बट दिस इज blackened the image of our country. That is my So feeling. what did Amit sir say on telephone? We discussed many things. Our VP, in regard to Armed Force Special Power Act, taking the advantage of it, see, residing in the border areas, people, innocent people, they suffered. And they cannot say that they don't have any knowledge or they are not aware about the operation that are being carried in that very jurisdiction. As said by the Vice President of Konyak Union, obviously they will be having a contact, and then without informing them, without giving them knowledge, and then they are authorized to, like they came here and they are for the safeguarding of our people. But see, overtaking them, coming from the other place and operating and giving a trouble and harassment to the public, innocent people, and this is the result that we have seen today. So this is our strong demand that the AR should remove or leave this place, because what's the use of being here? They are supposed to protect our people. They are security people, and then they are useless of staying here, coming from the other place and doing all those operations, whether if it is operations or to safeguard us. So supplementing to our VP, this is our strong demand. तो नागालैंड फायरिंग मामले पर आज केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में अपना जवाब दे दिया है। लगातार उनके जवाब की मांग की जा रही थी और आखिरकार आज उन्होंने संसद में बयान दिया। उन्होंने लोकसभा में पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। शाह ने अपने बयान में कहा था कि उग्रवादियों के मूवमेंट की सूचना पर सेना ने जाल बिछाया था। उसी दौरान वहां से एक वाहन गुजरा, रोके जाने के बावजूद वाहन नहीं रुका तो सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 6 नागरिक मारे गए। बाद में हंगामा कर रहे स्थानीय ग्रामीणों को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई गईं, जिसमें और भी नागरिक मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में सुरक्षा बलों के हाथों 16 नागरिकों की मौत के संबंध में बयान जारी किया। शाह ने लोकसभा में कहा कि भारतीय सेना को तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी, इसी के आधार पर यह एम्बुश लगाया गया था। और चलिए अब इस महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए कुंवर सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ललन सिंह जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। देवेंद्र प्रमुख जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। नागालैंड फायरिंग मामले को लेकर अभी बवाल खत्म नहीं हुआ है। भले ही अमित शाह ने संसद में जवाब अपना दे दिया हो, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके बयान में दम नहीं है। और सबसे पहले तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस समय उत्तर पूर्वी राज्यों से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने क्यों आ रही हैं। जी, सबसे पहले तो ये इतनी बड़ी घटना है। मैं इस पे कल भी डिबेट हुई थी, उस पर भी चर्चा की। खेद प्रकट करना चाहूंगा कि ये दुखद घटना है। 14 जो नागरिक हैं, लगभग उनमें एक जवान भी है, और जवान की जो कीमत है वो बिल्कुल स्पेशली है पूरे देश के लिए, क्योंकि सुरक्षा में अगर आज हम कहीं सम्मिलित है तो वो हमारा सेना का जवान है। सबसे पहले नमन करता हूं।
और श्रद्धांजलि करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से जितनी जल्दी स्पष्टीकरण, वो कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है, बिल्कुल आप जो है आप तर्क आप उठा कर सकते हैं, रख सकते हैं, और सेटिस्फाई होना ना होना वो भी आपका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन जिस तरह से क्लियर, बिल्कुल जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ जवाब दिया जाता है, शायद पिछली 70 साल के रिकॉर्ड को आप उठाकर देख लीजिए। संसद, लोकसभा जब बात चलती थी तो कई महीनों के बाद ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं होता था। कश्मीर इसके लिए प्रत्यक्ष में हमारे साथ, कश्मीर की जो स्थिति थी आपने देखा वहां कितनी बड़ी घटना पहली सरकारों में घटी और सैनिकों के सर तक कट गए जब भी वो चले गए दुश्मन के हाथ, और उन तक भी कोई चर्चा और जवाब नहीं हुआ। आज हमने बड़ी घटना है बिल्कुल मानी है, 14 मौत कोई छोटा नहीं है, देश के लिए बड़ा सदमा की बात है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने सबसे पहले स्पष्टीकरण दिया और विश्वास के साथ कहा है कि यह जांच का विषय है, एसआईटी का गठन हो चुका है, और जिस तरह से जवानों ने, सैनिकों ने जवाब दिया है कि ये गलती से हुआ, चूक से हुआ, क्योंकि वहां उग्रवाद जिस स्थिति में चल रहा है अपनी सुरक्षा की वजह से और गाड़ी ना रुकने की वजह से वो फायरिंग हुई। दोनों ओरों से कुछ ना कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से बड़ी घटना घटी। लेकिन फिर भी मैं खेद प्रकट कर रहा हूं, मेरी सरकार खेद प्रकट करती है, देश के गृह मंत्री जो हैं इसके लिए फ्रंट पर आकर जवाब दे रहे हैं, और उसके बाद अगर संतुष्ट नहीं होता विपक्ष तो कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी है कि नागरिकों को और देश को न्याय मिले और सैनिकों को न्याय मिले। वहां एकता और सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए सबसे पहले एसआईटी का 1 महीने के अंदर अंदर क्लियर होकर सारा आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। जिस तरह से आप संतुष्ट हो, विपक्ष की ड्यूटी है और संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन सरकार साथ साथ अपना काम भी करेगी। हमें उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको मिटाने का हमारा प्रण है और हम उसी प्रयास की तरफ बढ़ रहे। उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ जो जिक्र करते हैं उनमें हम स्पष्टीकरण हम देते आए हैं। हमने चाइना बॉर्डर के साथ क्या हो रहा था आपने देखा, वो सब उत्तर पूर्वी राज्य थे। हम जो धारणा पर चलते रहे कि 100 दोषी छूट जाने चाहिए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, क्या ये धारणा पीछे छूटती जा रही है? आपकी बात ठीक है, हम उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद से लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए ऐसी चीजों से, लेकिन किस कीमत पर? आम नागरिकों की मौत की कीमत पर नहीं। पल्लवी जी, मैंने स्पष्ट कहा इस बात को, और अपनी बात में मान लीजिए कि मुझसे बड़ी बात यह कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि एक मौत की बात की, आम नागरिक की बात, बहुत दुखद बात है। मैं सारी चीज कह रहा हूं। एक सैनिक की भी वहां जान गई है, एक सैनिक भी वहां शहीद हुआ है, और 14 जो टोटल मौतें हुई हैं उनमें जो नागरिक हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं उनकी भी बेशकीमती वो कीमत है, उनको भी न्याय मिलना है। लेकिन जांच तक तो रुकना पड़ेगा। ये आकस्मिक घटना है, इसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेना से ज्यादा स्ट्रिक्ट हमारे पास कोई शासन नहीं है, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ है, जांच का विषय है, आप उसको होने दीजिए। हम सेना पर सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, बस जवाबदेही मांगी जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही कौन तय करेगा और किसकी जवाबदेही तय होगी। मेन सवाल यहाँ पर यह है। चर्चा लगातार जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुंवर सिंह जी, बताया जा रहा है कि कांग्रेस का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नागालैंड का दौरा करेगा। बात तो देश के आम नागरिक और एक हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, सबको नमन है जी। और भारतीय सेना ने वहां पहले खबर मिली थी कि कुछ उग्रवादी या शरारती तत्व जो वहाँ देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, तो वो थे। सेना ने अम्बुश लगा रखा था, तो सेना अपना काम देखे जिम्मेदारी से करती है। सेना का कोई कार्य ऐसा नहीं होता जो गैर जिम्मेदाराना हो। बड़ी चूक हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे सेना ने गाड़ी रुक जाती तो हो सकता है ये घटना ना घटे, और गाड़ी नहीं रुकी तो सेना के जवानों ने फायरिंग करी, जिससे लोगों की जान गई।
और बाद में वहां के स्थानीय लोगों ने उपद्रव किया तो उनको रोकने के लिए फायरिंग की गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के जवान जब सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं या देश में शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं तो जनता को भी धैर्य बनाकर रखना चाहिए। आप उपद्रव करेंगे, आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे देश की अखंडता और देश में अनिश्चितता पैदा होगी तो सेना को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ता है। मैं सिर्फ इतना ही सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है। यदि आपके खुफिया तंत्र फेल हो जाते हैं तो इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। आपका जब देश के अंदर आपको पता है पिछले कुछ महीने में असम त्रिपुरा का विवाद, फिर ये विवाद और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर किस तरह से सैटेलाइट द्वारा दी गई तस्वीरें कि चीन द्वारा एलओसी पर बस्तियां बसाई जा रही। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी आप कहीं सफल हो, चाहे देश में अस्थिरता पैदा हो रही हो, 2 राज्य लड़ रहे हो, आपकी ही सरकारें हैं, फिर भी ये स्थिति है। महामारी में आप पूरी तरह से फेल हो गए, बेरोजगारी में आप पूरी तरह से फेल हो गए। किस मुद्दे पर आप सफल हुए हैं? इसलिए आपने गृह मंत्री की हैसियत से देश को जवाब दिया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश की गुप्तचर एजेंसियों की बात आप नहीं मानते या गुप्तचर एजेंसियां फेल हो रही हैं, इस पर कार्यवाही करिए ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे। ललन सिंह जी, आवाज मिल रही है सर आपको? आप तक आवाज पहुंच रही है ललन जी मेरी? जी पहुंच रही है मैडम। ठीक है सर, नागालैंड में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश इस समय अवगत है और अब ये जांच का विषय है कि किस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये सब अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या खुफिया एजेंसियों का इनपुट इतना ज्यादा गलत हो सकता है कि किसी की जान पर बनाए? पल्लवी जी, ये बहुत दुखद घटना है कि उग्रवादियों के मतलब पहचान में गलती हुई और इसका भुगतान जो है हमारे 15 लोकल स्थानीय लोग की जान चली गई और इसमें एक जवान भी हमारा शहीद हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी देश के लिए ये दुखद ही नहीं अफसोसजनक बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो कि आज अच्छे हालातों की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक हालांकि 1-2 महीने से म्यांमार के हालात के कारण अभी आपने भी हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और उनके साथ जवानों की मतलब साधन और ये एक नया समस्या हुई। लेकिन मैं एक अर्धसैनिक बल का अधिकारी रहा हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो कहीं न कहीं बहुत चूक जैसी नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का इलाका है वो कम से कम मान के चलिए कि बहुत दुर्गम और कठिन इलाका है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे सेवाएं दी हैं। आप 200 गज भी चलेंगे तो जंगलों के बीच में ही चलना है। तो रात में ये जो लेबर है वो खादान से वापस आ रहे थे और जब इनको डाउट हो गया तो डाउट किस आधार पे इन्होंने किया, इनपुट के आधार पे। तो ये जरूर सच वाली बात है कि कहीं न कहीं भूल एक्शन में हुई है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि AFSPA जो आर्मड फोर्सेस की स्पेशल पावर आउट ईस्ट में दी गई है, उसको अचानक वर्कआउट करना और राजनीतिक दलों को और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी नागालैंड का कहा है कि इसको हटा दिया जाए, ये कोई साधारण चीज नहीं है। देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ है, मैं एज ए पैरामिलिट्री ऑफिसर बोल सकता हूँ ये अपवाद है, ऐसा होता नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी नॉर्थ ईस्ट की इलाके है जहाँ पे NHC कई ग्रुपों में बचा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के जमाने में भी 1975 में जो बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कन्वर्ट किया गया था इन्हीं उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के बाद। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर इस तरह का हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, अपवाद है, इस अपवाद को हम अपनी गलती को जब असम राइफल और दूसरा अपवाद हो गया ना ललन जी सर ये दूसरा अपवाद हो गया है। अब क्या इस पूरे घटनाक्रम की समानता आपको वैसी नजर नहीं आती जब वायुसेना ने बालाकोट के समय में अपने ही चॉपर को गिरा दिया था, तब भी भूलवश गिरा दिया था, 5 अधिकारी उस पूरे मामले में दोषी पाए गए थे, 6 वायु सैनिकों की मौत हो गई थी। क्या हमें इस घटनाक्रम को उस घटनाक्रम के साथ समानता नहीं देखनी चाहिए?
एकदम पल्लवी जी, आपने जो कहा है, मैं पैरामिलिट्री अफसर होने के नाते भी मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो गलतियां हैं उसको छुपाना नहीं चाहिए, उस गलती के ऊपर केस स्टडी करके उसकी सुधार करना निहायत आवश्यक है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो असम राइफल्स को जो इनपुट मिला था वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हो। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो असम राइफल्स होते हैं वो जंगलों के बीच में है। जब ये 6 लोगों की जान चली गई तो ये स्थानीय हॉस्पिटल में भी इनको एडमिट कराया था, लेकिन फिर उस यूनिट को ही इन्होंने घेर लिया और आज अपनी जान बचाने के चक्कर में इन्होंने फायरिंग किया और जिसका टोटल 15 जाने चली गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गलतियां हुई हैं और गलतियों को मानना एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो सेना हो, और एक चीज और बताता हूँ, जो असम राइफल्स है वो अर्धसैनिक बल है, लेकिन उसके जो अधिकारी हैं वो पूरे इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। तो ये 2 तरह की स्थिति है, अभी इंडियन आर्मी भी और होम मिनिस्ट्री भी। और आपको पता है कि हमारे जो पूर्वोत्तर के जो सचिव हैं वो जा चुके हैं और वहाँ पैरामिलिट्री और असम राइफल्स और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो गलती हुई है वो पुनरावृत्ति ना हो, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। अभी इधर कश्मीर में मुफ्ती जी, उधर फारूक अब्दुल्ला, और अगर इस तरह से कांग्रेस के, बीएसपी के और पार्टियों के और डीएमके के लीडरों को और टीएमसी को बोल रही है मैं जा रही हूँ, हमारे पार्टी के लोग जा रहे हैं। अरे क्यों जा रहे हो? तुम्हारे जाने से पहले वहाँ पे बेहतर माहौल बन जाए तब आप जाना। एनआरसीएस, दुनिया भर की मानवाधिकार सभी पहुंच जाओगे, लेकिन अर्धसैनिक बल वो काम करता है, उसमें कुछ गलतियां होती हैं, उसको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन और माहौल को, आंतरिक सुरक्षा को मत बिगाड़िए। ये देश बहुत बड़ा है। आज हमारा पुतिन साहब का आना हुआ है, हम अपनी दुनिया के सामने अपनी हालात को ठीक करना चाहते हैं, आतंकवाद, उग्रवाद और हालातों को ठीक करते हैं, देश को एक अच्छी स्थिति में लाना चाहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ये दुखद चीज है जो हुआ है, उसको हमें केस स्टडी के बाद इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमारे होम मिनिस्टर ने संसद में बोला है, लेकिन वॉकआउट करना कोई मतलब नहीं है और हर बात में राजनीतिक विरोध भी नहीं करने चाहिए। लेकिन होम मिनिस्टर जो है उनको ये सोचना होगा कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, ये दुखद है और नहीं होना चाहिए। ललन सिंह जी एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका भी ये कहना है कि अभी वहां पर जो राजनीतिक दल दौरे के लिए जाना चाह रहे हैं वो ना जाएं, क्योंकि हालात जो हैं वो तनावपूर्ण हैं और ऐसे में स्थितियां और बिगड़ने की संभावना रहती है, क्योंकि राजनीति अपने चरम पर पहुंच जाती है। कुंवर सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका ये मानना है कि अभी वहां पर हालात तनावपूर्ण है। ऐसे में जो राजनीतिक दल वहां दौरे के लिए जाना चाहते हैं उन्हें अभी कुछ समय के लिए इन दौरों से बचना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपने चरम पर होती है और स्थितियां और बिगड़ने की संभावना हो जाती है। देखिए, भारत में लोकतंत्र है। ललन सिंह जी राजनीतिक सलाहकार नहीं है, रक्षा विशेषज्ञ। और मैं रक्षा विशेषज्ञ महोदय का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि जब देश के में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अगर विपक्षी दल वहां नहीं जाते और वहां पर हस्तक्षेप नहीं होता है तो कई जगह नागरिक के अधिकारों का हनन होता है। आपने गलती करी, स्वीकार कर लिया। असम राइफल्स और आर्मी ने जो किया है स्वीकार कर लिया। हम ये थोड़ी कहने जा रहे हैं कि आपने गलती करी। हम वहां जाके यदि स्थिति कंट्रोल में है, अभी गृह मंत्री जी ने कहा स्थिति कंट्रोल में है तो जा रहे हैं। मना करके जम्मू कश्मीर पे कहा गया था, कोई गए थे तो श्रीनगर एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया था। तो यदि देश के गृह मंत्री ने कहा है कि स्थिति कंट्रोल में है तो जाने दीजिए, वो जाके वहां कोई अव्यवस्था, वो भी जिम्मेदार है। भारत लोकतांत्रिक देश है और सांसद विधायक इसीलिए चुने जाते। और मैं भाई साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई में हमला हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ओबेरॉय होटल में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो क्या वो सही था? मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतना याद दिलाता हूं कि कांग्रेस को भी ललन सिंह जी कह रहे थे और विपक्षी दलों को कह रहे थे कि आपने 1975 की बात याद दिला दी, लेकिन मुंबई हमले की याद आपको भूल गई। आप से सिर्फ इतना ही आग्रह है
कि राजनीतिक दल यदि लोकतंत्र में नहीं रहे, कृषि के काले कानूनों को 1 साल ये रोते रहे, गाते रहे, किसानों को खलस्तीनी आतंकवादी कहते रहे, फिर एकाएक ही झटके में वापस लेना पड़ा। यदि राजनीतिक दल सचेत नहीं होंगे तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। रक्षा विशेषज्ञ जी, और लोकतंत्र बचाना हमारा काम है, विपक्ष का काम है देश की सरकार को आगाह करना। आपके फेल्यूर की वजह से लाखों लोगों की जान कोरोना महामारी में गई, आपके फेल्यूर की वजह से त्रिपुरा असम जला, इसका जिम्मेदार कौन है? पूर्वोत्तर राज्यों में आस्था को वहां पर इरोना झिरोम जो थी वो वर्षों से आंदोलन पर थी। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कुंवर सिंह जी, एक चीज पर और मैं आप लोगों का स्पष्टीकरण चाहूंगी कि आप भी चाहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि वहां से अब AFSPA को हटा दिया जाना चाहिए? इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम पहले रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। कुंवर सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाह रही थी कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि AFSPA को लेकर कांग्रेस की क्या मंशा है, कि क्या अब इसे राज्य से हटा देना चाहिए, क्या वो वक्त आ गया है? देखिए बहन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश के सामने रखना चाहता हूँ। पूर्वोत्तर राज्यों की स्थितियां थोड़ा बिगड़ी। देश में और राज्यों की अपेक्षा पूर्वोत्तर राज्यों में हर राज्य का अपना अलग अलग महत्व है और अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाती हैं। वहां पर आस्था को हटाना या कि वहां पर और कुछ लागू करना या नई परिस्थितियां तैयार करना, वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए थे। मैं चाहता हूं अगर ऐसी स्थिति है तो देश की सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और सभी लोगों के मत ले, ताकि देखिए मैं ये चाहता हूं कि देश का एक भी नागरिक, आज जैसे 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, अभी असम त्रिपुरा की लड़ाई में भी कई लोगों ने जान गंवाई, और ऐसी परिस्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए देश की सरकार सजगता के साथ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, लोगों से सुझाव मांगे। और देखिए, जब किसी पर आप थोपेंगे, आप कोई भी निर्णय थोपिएगा तो विपक्ष का काम है उसको दुनिया के सामने लाना, क्योंकि जनता को जवाब दोनों को देना होता है। तो आप किसी भी निर्णय को, आस्था कांग्रेस पार्टी में ही लागू किया था, और मैं कहना चाहता हूं कि विशेष परिस्थितियों में अगर वो लागू है तो भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के अधिकारों को अगर हम छीन लेंगे तो वहां पर ऐसी कोई अप्रिय घटना घट सकती है जो कि देश की अखंडता के लिए नुकसानदेह है। तो मैं अभी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आस्था वहां पर अभी है, और यदि बदलना है तो पार्टी सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार, उसके बाद जो निर्णय लेना हो। देवेंद्र प्रमुख जी, ये देखिए कांग्रेस पार्टी का तो पक्ष है ही, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था तो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र संगठनों का ये कहना था कि आफ्सपा की वजह से अब वहां के लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अब आप इसे हटा दीजिए, सही वक्त आ गया है। देखिए पल्लवी जी, ये हो सकता है अपना अपना सबका अधिकार है मांगने के लिए, लेकिन सरकार की वह जिम्मेदारी बनती है जी कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति है। वहां पूर्वोत्तर राज्यों की जो बात हम कर रहे हैं बार बार, या कश्मीर की हम बात करते हैं, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। ये खाली आंतरिक नहीं है, विदेशी शक्तियां काम करती हैं। कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि 70 वर्षों में इस देश के साथ क्या क्या हुआ था और कहां से क्या चलता था। अभी कांग्रेस के वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे, इनसे पहले वाले, उन्होंने, कैप्टन साहब ने साफ कहा था कि पाकिस्तान हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, और कांग्रेस के ही उनके मित्र सिद्धू जा जाकर उनको गला लगा रहे हैं। वहां आतंकवाद का सीधा रास्ता खोला। पूरा उत्तर राज्य जो है उन पर सरकार की गहरी नजर है। खाली आम जनता से काम नहीं चलेगा। वहां रिपोर्टिंग जो भी होगी, वहां जो वहां एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी, उसके अनुसार फिर एक सेना की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सेना वहां क्या चाहती है और सेना वहां किस तरह से डील कर सकती है, उसकी सलाह लेना और उसकी बात को मानकर सरकार जो है पटल पर लाना। हमारे मित्र ने बहुत अच्छी तरह से कह दिया कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और जो बैठक है वो निर्णय कर लीजिए। सर्वदलीय बैठक तो इस देश में बहुत कुछ चाहती है। 370 को भी हटाना चाहती है, 35 से जो हटा उसको दोबारा से भी लागू कराना चाहती है। राम मंदिर भी गलत था,
सारे काम ही तो बीजेपी के उनकी नजर में गलत हैं। अगर हम उनकी बात माने, हम इस बात को नहीं नकार रहे लोकतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र में आप लोकतांत्रिक बात करेंगे, आप चाइना पर चर्चा कीजिए हमसे, आप पाकिस्तान से चर्चा कीजिए, हमें क्या करना उन लोगों के साथ, हम तैयार हैं। आपसे हम ये पूछकर नहीं चलेंगे कि हमें कश्मीर कैसे संभालना है, क्योंकि 70 वर्षों में जो कश्मीर के हालत थे, जहां हम कई लोगों को रोज मरवा रहे थे और कई सैनिकों के सर कटकर जा रहे थे, सबसे पहले उसको बंद करना और वहां की वो फंडिंग गलानी मद्दू जैसे गलानी जो बंधु थे, जिस तरीके से विदेशों में बच्चे पढ़ा रहे थे, और आज जो फारूक और ये जो बोल रही है ना महबूबा, ये सब सेफ हैं, इन्होंने परिवारों को बाहर भेज रखा है और वहां की जनता को मरवाते हैं, भोले भाले लोगों को। ये नहीं चल पा रहा भारतीय जनता पार्टी में, ये कांग्रेस तक सीमित था, कांग्रेस तक चलता था। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आपको दिगर, और मैं ललन जी की बात का समर्थन करता हूं बिल्कुल। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने अनुभव को शेयर किया है, न किसी पार्टी का पक्ष रखा। एक देशभक्त इंसान यही कर सकता है, और जिन्होंने देश की सेवा की है वो न भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे न कांग्रेस को देखेंगे। अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो मुझे उनका ये बयान स्वीकार्य है और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि जहां सुधार की जरूरत है ऐसे लोगों की बात जरूर माननी हम लोगों को पड़ेगी, तभी इस लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। राजनीति लोकतंत्र नहीं बचाती, राजनीति तो लोकतंत्र की हत्या करती है। मैं स्पष्ट कहता हूं चैनल पर बैठकर। ललन सिंह जी, AFSPA को कई बार हटाने की मांग की जा चुकी है, कोई पहला समय नहीं है, क्योंकि कई बार सुरक्षा बलों पर इस एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। सर, ये कोई पहला मौका नहीं है कि वहां के लोग इस तरह की मांग को उठा रहे हों। कई बार यहां तक कि यौन उत्पीड़न तक का आरोप लगा है, इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति का तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिसने मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड में 11 साल बिताए हो, बरांचे के ट्रेनिंग सेंटर में हमने बेहतर ढंग से इस उग्रवादियों के खिलाफ काम किए हो, उसे हम जानते, ना कि किसी राजनीतिक दल का कोई नेता या कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई कार्यकर्ता जानता है। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि स्पेशल जो ये पावर्स है उसको इस तरह से जल्दी में सर्वदलीय मीटिंग के द्वारा हटाना बहुत बड़ा मूर्खतापूर्वक काम होगा, जबकि माम्यार की हालत बहुत खराब है। चूड़ाचांदपुर से लेकर मिजोरम के प्रांत तक और दीमापुर से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे ग्रुप लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मुफ्ती जी अगर किसी तरह की अनावश्यक वक्तव्य देती है, अगर कोई किताब लिखता है और वो बोलता है कि यूपीए के जमाने में अगर हमने कोई एक्शन पाकिस्तान के ऊपर नहीं दिया तो गलत था, चाहे राजनीतिक दल बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन जब देश हित की बात होती है तो इतनी जल्दी किसी कमी और गलती के ऊपर एक स्पेशल जो पावर्स है जिसको हम हटाना चाहते हैं राजनीतिक सोच से, तभी आपने उसके ऊपर जौन में जाके देखिए कि दीमापुर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप किस तरह के हालातों से गुजरते हैं, आपकी सुरक्षा बल कितनी चौकसी से उस इलाके में अपना काम करती है। मानता हूँ गलती हुई है, और अगर इनपुट की गलती हुई है तो SIT बैठा हुआ है, 1 महीने के अंदर लोकसभा में हमारे ये SIT जो जांच कर रही है, ललन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि SIT की जो जांच है वो किस दिशा में काम करेगी? इस दिशा में काम करेगी कि कौन से ऐसे सेना के जवान थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनका पता लगाया जाना है, या फिर इस दिशा में जांच होगी कि किसने ये गलत इनपुट दिए थे? दिशा कौन तय करेगा? किस तरह से ये जांच होने वाली है? मैं बताना चाहता हूँ, स्टार्ट होगा फौज का, तो साफ पता करेगा कि अगर आपको इनपुट मिला था तो इनपुट का जो रूपरेखा था वो क्या था, आपने जो उसका कोऑर्डिनेट किया था या कहीं आपने एम्बुश की कार्रवाई की थी वो किस बेसिस पे किया था, और अगर किसी ट्रक के ऊपर खादान से आने वाले 6 लोगों को आपने गोली से उनकी जान मिली तो किसकी गलती कौन? क्या उसके कमांडर जो ऑफिसर थे या जेसूस थे उन्होंने एक्शन को लेकर भाई क्या संयम बरता था, मिनिमम फोर्स अप्लाई किया था कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया था? आपने काम के दौरान को तो नहीं खोया, इन चीजों को वो बारीकी से देखेगा। और मैं आपको बताऊं, पहले भी मणिपुर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो
आप इतना जल्दी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ब्लेम मत कीजिए, अन्यथा देश की हालत देखिए। आतंकवाद, उग्रवाद, एनएससी, एलओसी और कभी किसान प्रदर्शन, कभी किसी और जगह, कहीं जीना साहब का नाम, कहीं आप देखिए तरह तरह की नेताओं का हरकत। मैं बताता हूँ, आंतरिक सुरक्षा की हालात से आप ज्यादा बयानबाजी मत करें। देश आपसे सत्ता के लिए परेशान नहीं है, आपसे परेशान है, नेताओं से परेशान है। ये नेता अगर इनको अपने मतलब से कंट्रोल नहीं है तो कम से कम मेहरबानी करें, हर बात में ठीक मत कीजिए। कोटा इंक्वायरी होने दीजिए, जो अफसर है वो ईमानदारी से उस चीज को जांचेंगे और जिन्होंने भी गलती की है उनको उनका सजा भुगतना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये अफस्पा को लेकर लगातार बातें चल रही है सर, हम भी इसी विषय में बात कर रहे हैं और आप खुद कह चुके हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट राज्यों में काफ़ी समय आपने वहां गुजारा है देश की सेवा के लिए। आपको क्या बदलाव महसूस हुआ कि अफस्पा लगने के बाद से और अब तक कितनी वहां की स्थिति सुधर गई है? उन राज्यों में अब सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था किस तरह की है? तमाम जो बदलाव आपने महसूस किए हैं। बस मैडम, इस स्पेशल पावर से आसान नहीं है इस स्पेशल पावर को यूज करना। एक ऑफिसर जाता है, पूरे इलाके में खास लोगों को बुलाता है और उनके पेपर वर्क करता है और तब किसी घर को तलाशी लेता है। इतना आसान नहीं है कि स्पेशल प्रोटेक्शन में किसी हवलदार को, किसी जेसीओ को वो दे देता है पावर डेलीवरेट कि तुम कर लो जो मर्जी है। इतना आसान नहीं है। भारत की कानून है, संविधान है और जो ऑफिसर वहाँ ड्यूट है उसको बहुत सी जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 11 साल नॉर्थ ईस्ट में काम किया है। मणिपुर, चूड़ाचांदपुर, दीमापुर, सताका, जोरहाट, सब जगह मेरी सेवा रही है। बहुत स्थिति नाजुक थी, आज वो स्थिति नहीं है। 90% समस्या सॉल्व हो चुका है। आप किसी गलती को लेकर सत्ता के लिए राजनीति में केवल शासन और सत्ता के लोभ में इस तरह की बातें मत कीजिए। स्पेशल पावर के द्वारा नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल में है, जम्मू कश्मीर कंट्रोल में है। आप अचानक इसको निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी तरीके हैं, उसके ऊपर कंडीशन लग सकती हैं, उसके ऊपर और भी बंदिशें लग सकती हैं, लेकिन केवल स्पेशल पावर को हटा देना। आप सोचिए फौज के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मनोबल पर क्या असर होगा। 50 किलोमीटर एरिया जब बीएसएफ को और बढ़ाया गया तो वेस्ट बंगाल, पंजाब में हंगामा मच गया। क्यों? घुसपैठियों को आप अंदर लाने के लिए नहीं, आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। एकदम गलत। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करने दीजिए। भारत की सुरक्षा बल कभी भी राजनीति में इंटर नहीं करती, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। यहाँ प्रजातंत्र प्रणाली है, यहाँ हमारे नेता सर्वोपरि है, लेकिन उनको भी अपने मुंह पे कंट्रोल करना निहायत आवश्यक है। जब मर्जी आया वॉकआउट कर दिए, जब मर्जी आया ठीक कर दिए। असम राइफल इसकी क्या तकलीफ है, आपको काम का जानकारी लेना होगा। और स्पेशल है, अगर आपने हटा दिया तो वहाँ पे फोर्सेस काम नहीं कर सकती है। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए असम त्रिपुरा में जो हुआ, उसके बाद नागालैंड में जो हुआ, ये बैक टू बैक कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने सीधे सीधे गृह मंत्रालय पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। नीति बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही है क्या प्रमुख साहब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए? पल्लवी जी, इतना स्पष्ट तरीके से ललन सिंह जी ने बताया है, शायद कोई भी प्रवक्ता या राजनेता इतना वहां स्पष्ट नहीं कर सकता। कभी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और ये सब चीज प्रत्यक्ष में आई है, ईमानदारी से आई है। आपने एक बहुत गहन सवाल जो है बराबर कई बार उसका जिक्र किया और हमसे भी मांग रहे थे और कांग्रेस के मित्र से भी मांगा, लेकिन उन्होंने आपने पूछा कि क्या बदलाव आया पहले समय में और अब में। तो बड़ी बात यह है कि 90% की बात आई है और जम्मू की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में से कांग्रेस के मित्रों ने रोना रोया था कुंवर साहब ने कि स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन लल्लन जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया बिगैर किसी पार्टी के, बिगैर किसी राजनीति के, कि वहां स्थिति बिल्कुल शानदार है और जिस तरह से चलना चाहिए वो सब चल रहा है। आस्था की वहां जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे चलने दीजिए। अगर जब समय आएगा और समय आने पर पूरी चीज क्लियर हो जाएंगी तो सारी चीज हो जाएगी। और रही बात जांच की, तो माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से, जितनी स्पीड से
स्पष्टीकरण दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहली सरकारों में कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। 10 सैनिकों के सर कटकर चले गए, लेकिन कोई बयान तक नहीं दे पाया। ये जरूर दबाव आया जब आम जनता दुखी होगी तो सरकार ने कहा कि ऊपर से दबाव है। कभी सुना था 72 के युद्ध या 62 के जो भी है, हमारी याद से पहले है, इसकी शायद एज नहीं है, प्रत्यक्ष में नहीं ज्यादा ज्ञान, लल्लन जी बैठे हैं, कि वहां भी यही कहा जाता था कि ऊपर का दबाव था कि युद्ध जीते हुए युद्ध जो है उनमें भी वापसी की और जीती हुई जो हमने सीमाएं उनको भी लौटाया गया। तो इस देश के साथ क्या क्या हुआ है, वो देश के वो बुद्धिजीवी वर्ग या देश के वो सैनिक जिन्होंने देश की सेवा की और अपने प्राण न्यौछावर किए, या वो परिवार जिनके परिवारों के लोग शहीद हुए हैं, वो ही बता सकते हैं कि उन 70 साल के शासन में किस तरह का शासन इस देश में चला है और 60 वर्षों में जो शासन बदला है उसमें और इसमें अंतर क्या है। लेकिन अभी जो ये इंसिडेंट हुआ प्रमुख साहब, अभी जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी छवि क्या रही, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। क्या छाप छोड़कर गया ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, नागालैंड के लोगों के मन में किस तरह की छाप छोड़कर गया होगा, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे, आपकी बात भी बीच में अधूरी रह गई थी और मेरा भी सवाल था। पल्लवी जी, आपने जो क्वेश्चन किया कि जनता के जिनमें जनता क्या चाहती है, कि आप वहां नागालैंड की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं फिर दोहराना चाहूंगा आपको कि जनता जो चाहती थी वो माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, और वो लोकसभा में जिस तरह से आपने देखा है कि स्पष्टीकरण हुआ है और बहुत जिम्मेदारी के साथ, गहनता के साथ पूरी चीज को क्लियर करते हुए एक एक शब्द पर बोले हैं, तो इससे ज्यादा और संतुष्टि भरे पल क्या हो सकते हैं कि देश के गृह मंत्री स्वयं आकर संज्ञान लेते हैं और एक एक बात का जो है जवाब देते हैं और विपक्ष को देते हैं, और उसके बाद भी आप वॉकआउट कर आपको विरोध करना है तो अच्छी बातों का भी करेंगे आप, गलत बात तक का अच्छा लगता है लोकतंत्र में, लेकिन आज जरूरत थी, एक सहमति बननी चाहिए थी। सबसे पहले वहां सेना के सम्मान के लिए और देश में एकता हो, और जब आप वहां बार बार जाने के लिए डेपुटेशन मांग रहे हैं कि वहां आग नहीं लगी, हमें तेल और घी दीजिए क्योंकि वहां लोग कम जले हैं, हमारा एक काम है, हम उन्हें जाकर जलवाएंगे। यही तो काम ये कश्मीर में करते थे। जब ये कश्मीर में जाना चाहते थे 370 और 35A में, तब भी तो इनका यही काम था कि वहां महबूबा कम पड़ रही है, वहां गलानी कम पड़ रही है, वहां के फारूक अब्दुल्ला कमजोर रह गई, तो उसमें जो है सेना वहां भारी कैसे पड़ी। 70 वर्षों में जो सेना के साथ इस शासन में हुआ है, अगर सेना, जैसे आज लल्लन जी बोल रहे हैं, किसी भी एक सैनिक को बता दीजिए और उसके दिल का दर्द जब छलकेगा तो इस देश का ईमानदार आदमी निश्चित रोएगा। मैं फिर कहता हूं, आज सरकार सेना के साथ है, देश के साथ है, लोकतंत्र के साथ है, और साथ साथ विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाए क्या प्रमुख साहब, विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाए क्या? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वहां जाके सिर्फ भड़काना और दंगे करवाने का ही काम करेंगे? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूं पल्लवी जी। हाँ, ये चीज साबित हुई है। आपने संसद में बयान नहीं सुने क्या? अरे बालाकोट में क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक जो है, पेड़ गिरा दिए वहां। तो राहुल गांधी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति संसद में खड़ा होकर जब सेना की गरिमा को गिराने का काम करते हैं, तो इसका असर कहां जाएगा? इसका असर चाइना तक जाता है, पाकिस्तान तक जाता है। आप एनर्जी देते हैं उन लोगों को जो सैनिक वहां बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। आप दूसरे देश के सैनिकों को यह कहते हैं कि पाकिस्तान में बालाकोट में आपने पेड़ गिराए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे विपक्ष को। कैसे परमिशन दे दी जाएगी ऐसे विपक्ष को? नहीं दी जा सकती। इनके 70 वर्षों का जो राज था वो नहीं चल पाएगा इस देश में। बताएं कुंवर सिंह जी। पल्लवी जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, मैं एक एक करके जवाब दूंगा, मुझे मेरी बात काटिएगा नहीं, मैंने विनम्र आग्रह है आपसे। बताएं। प्रमुख जी कह रहे थे और ललन सिंह जी ने भी कहा कि 70 सालों में दुनिया ने देखा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज बनने लगी, ये इनने नहीं बनाया, या अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी की चाचा ताऊ की फौज नहीं जो 70 सालों की बनी संपत्तियां ये बेच रहे हो, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, चाहे सार्वजनिक संपत्तियां हो, चाहे जो हो।
और सेना की बात, तो सेना ने पहले जब देश एक एक करके बात कर लेते हैं सर। मैं कहता हूँ कोई की बात नहीं, आज हम अफ्रीका के सर पर बैठे होते, अगर आप ईमानदार होते, सरकार के हमने 71 में ही पाकिस्तान का नाम पैदा हुई, लेकिन आपकी नीति थी, नेहरू जी की नीति थी, हमारे सैनिकों। सुन लीजिए प्रमुख साहब, सुन लीजिए एक बार उनकी बात सुन लीजिए, कंप्लीट हो जाने दीजिए बात, फिर मैं रुक। अरे बीमारी हो तो बीमारी अपनी रखो, और सुन लो, ये भारत का लोकतंत्र है, सुनना पड़ता है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, लेकिन अब किसी को बोलने नहीं देंगे क्या? चलिए बोलिए कुंवर सिंह। दूसरी बात ये छाती कूट रहे थे, मैं इनको याद दिला दूं, 1990 कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ, एक साथ 7 से 8 लाख पंडितों का कत्लेआम हुआ, तो इनकी बीजेपी की सरकार थी। रूबिया शहीद को किसने छोड़ाया? मौलाना मसूद अजहर को कौन छोड़ने पाकिस्तान गया? बालाकोट में आईएसआई को अनुमति किसने दी? अभी जो हमला हुआ था उसमें डीएसपी देवेंद्र सिंह की जांच आपने बंद क्यों कर दी? पाकिस्तान जाके बिरयानी कौन खाया? और आप हमको कह रहे हो अरुणाचल प्रदेश की सीमा में सैकड़ों घर बन गए। देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा देश की सीमाएं सुरक्षित है, लेकिन देश के सेना के अध्यक्ष ने कहा कि चीन हमारी तरफ घुस रहा। हमने चीन से लड़ाई लड़ी, और उस समय स्थिति क्या थी, आज स्थिति क्या है? आप हमेशा यही कहते हैं 70 सालों में क्या किया? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुरखों ने ये बनाया है जो आज ये बेच रहे? बैंक ये बेच रहे, देश की सार्वजनिक संपत्तियां बेच रहे, और आप कह रहे हो हम वहां तेल में घी डालने का काम करेंगे। विदेश के सांसद आप बुला के और किसी एनजीओ के माध्यम से कश्मीर में घुमा और देश का सांसद ना घूमे, ये कौन से न्याय की बात है? और आप हमको सिखाओगे? आप बिरयानी खाने चले जाते हो सीधे वहां, किससे पूछ कर गए थे आप जाके थे विदेश में किसी व्यक्ति का प्रचार करने चले जाते हो, नमस्ते ट्रंप करने, हाउडी मोदी करने, किससे पूछ के आपने देश की गरिमा को वहां पर धूमिल किया था? क्या किसी व्यक्ति का प्रचार करने देश का प्रधानमंत्री जाएगा? ये न्याय संगत है? आप बात करते हैं हमेशा 70 साल में क्या किया? आप बता दो 7 सालों के अंदर आपने कितने बेरोजगारों को नौकरी दी? एक महामारी आई, महामारी में आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि महामारी नहीं है, आप किसी को सहायता देने के लिए पक्ष में नहीं है, और आपने तो सरकार को पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया। कृषि कानून ले आए आप, किसानों के इस बारे में कभी और बात कर लेंगे सर, ये निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी पर कभी और बात हो जाएगी। समय की कमी है, आप जवाब दिलवाइए, जल्दी से जवाब देना जरूरी है कुंवर साहब को। ये बोले तो रासलीला और हम बोले तो कलेक्टर ढीला। याद रखिए कि देश में लोग है और लोकतंत्र इनकी, मेरे या इनके पुरखों ने लड़ी थी। बीजेपी और आरएसएस ने नाखून नहीं कटाया है, और ये देश की सुरक्षा की बात करेंगे। पल्लवी जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि खरोदिए मत, कत्लेआम करने में आप नंबर 1, विदेशी आतंकवादियों में छोड़ने वाले आपका गृह मंत्री यही, और अब जाके जब सरकार बनाए तब यही नहीं, जब देश में ये सरकार बनाए किसी स्टेट पर, इसी महबूबा मुफ्ती के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या जरूरत है? अगर वही महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बनाए हैं तो आप पहले ही आपको रोकना चाहिए, लेकिन आप ना काम है ये। सुनिए, आप लोग हर जगह में अपना आप चलाते हैं। मैं ललन सिंह जी नौकरी करते हुए फ्री सेवा नहीं किए हो, और देश में पैसा लगता है, आपने फ्री सेवा नहीं की है, तनख्वाह ली है, आप कह रहे हैं तो देश के लोगों का पैसा लिया है। फ्री सेवा करके बताओ, रिटायर होने के बाद जाके दिखाओ। आप करते हो राजनीति पर, अरे नौकरी ठीक से नहीं कर पाए और चले बातचीत करने के ये गलत कर रहे हैं ना आप। देखिए कुंवर सिंह जी, इतनी अच्छी बातें करने के बाद अब आप देश के एक पूर्व सैनिक पर इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं, ये गलत है। ये इस तरह की चीजें फिर स्वीकार्य नहीं रह जाती है।
चलिए ठीक है, अभी समय की कमी में माफी चाहूंगी तमाम मेहमानों से, अभी मैं समय नहीं दे पाऊंगी मेहमानों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो नागालैंड के मामले पर आज संसद में अमित शाह ने अपना जवाब दे दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि उनका जो जवाब, जो उनका बयान है, वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नागालैंड जाएगा और वहां के हालातों का जायजा लेगा। अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि 1 महीने में एसआईटी जो अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी उसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।